प्रश्न 2 का पहला प्रश्न कह रहा है प्रकाश परावर्तन के क्या नियम हैं, इन्हें रेखाचित्र से समझाइए। तो मेरे भाई हम लोग सीखते हैं पहले प्रकाश होता क्या है। तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश वस्तु को दिखलाती है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती है। प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होती है मेरे भाई वह विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश वस्तु को दिखलाने में सहायक होता है परंतु खुद दिखाई नहीं देता है। बात करें प्रकाश का परावर्तन की घटना के लिए हमें एक चिकना या पलिसदार तल का होना अति आवश्यक होता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें कोई चिकना या पलिसदार तल होना अति आवश्यक होता है। मानकर चलते हैं यह कोई कलई किया गया तल है जिसको हम लोग कौन सा तल बोलते हैं, चिकना तल बोलते हैं। जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, सुनेंगे मेरे भाई इस बात को ध्यान से, किसी स्रोत से चिकने या पॉलिशदार तल पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जो चिकना या कलई किए गए तल पर गिरता है ना, उस किरण को आपतित किरण बोलते हैं। कौन सा किरण? आपतित किरण। अब जिस पृष्ठ पर आकर गिरा है और इस पृष्ठ के जिस बिंदु पर भी आकर गिरा है ना, इस पृष्ठ का पूर्णतः परपेंडिकुलर यहाँ से एक आभासी लाइन का कल्पना करते हैं जिसको नॉर्मल बोलते हैं। अधिकांश बच्चों को अभिलंब खींचने का तरीका भी नहीं पता होता है कि अभिलंब कैसे खींचा जाता है। तो जिस पृष्ठ पर यह गिरा हुआ है ना, जिस बिंदु पर गिरा हुआ है, जिस पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरा हुआ है, यहाँ से इस पृष्ठ को पूर्णतः परपेंडिकुलर, पूर्णतः लंबवत एक लाइन का कल्पना करते हैं और वही लाइन ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, इसलिए यहाँ से इसको लिखा गया है। और यहाँ से इसका इसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। तो परावर्तन क्या है? ये जो टकरा करके वापस गया है इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। परिभाषा क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी चिकना या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में इस चिकने या पॉलिशदार तल से टकरा करके वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। सुनेंगे मेरे भाई, थ्योरी परिभाषा पहले समझिए और अपने मन से लिखने का प्रयास करिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। जब प्रकाश की किरण किस पर, किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो इस चिकने या पॉलिशदार तल से टकरा करके परावर्तन हो करके उसी माध्यम में वापस चला गया है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग टकरा करके वापस चला जाता है और इस घटना को मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें देखते हैं अभिलंब और आपतित किरण का बीच एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसको आई से लिखा जाता है। अभिलंब और एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण बोलते हैं। प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आकर गिरती है मेरे भाई ना, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु बोलते हैं। अब नियम पूछ रहा है तो नियम तो एकदम मक्खन है, आसान है। परावर्तन के नियम में देखा जाए तो इसका नियम 2 होता है। फर्स्ट लॉ इसका क्या होता है? ध्यान में मेरे भाई, पहला नियम, चित्र को देखिए, चित्र समझ में आ गया तो नियम आप लोग के माइंड में समझिए, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए फिट हो गया है। सुनिए पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों कोने बिंदु पर हैं।
तो आप लोग क्या बताएंगे, इसी बिंदु पर तो है। कौन बिंदु पर? आपतन बिंदु पर। वंस अगेन रिकॉल करते हैं, आपतित किरण यहां तक, यहीं से कौन है? परावर्तित किरण। ओके, और अभिलंब जो है ना, ये भी देख रहे हैं यहीं से है। तो ये तीनों किरणें, ये दोनों किरणें और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। उस तल का क्या नाम है? आपतन बिंदु। और ये कैसा होता है? कागज तल के लंबवत होता है। तो थ्योरी में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग आगे बढ़िए। खैर, सेकंड नियम क्या होता है, ध्यान रहे। यह कोण परावर्तन के केस में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, और परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। तो सेकंड तो और आसान है। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण जो आई होता है ना, बराबर होता है कोण किसके? आर के। यही है परावर्तन और परावर्तन का नियम, और यही है उसका चित्र। 2 नंबर का प्रश्न था, रिकॉल करते हैं। प्रकाश व विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश वस्तु को दिखलाती है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पलेदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में टकरा करके वापस चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जो अभिलंब होता है, ये तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? हई कोण व एक दूसरे में बराबर होते हैं। हई कोण या कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 का क तो हो गया, ख देखते हैं। ख की ओर दृष्टि फेरते हैं। ख की ओर दृष्टि फेरते हैं। दृष्टि फेरने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल के मुसाफिर आप लोग ही। यूं थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और सफर का मजा भी आएगा। रहा है न्यूमेरिकल है, इसी को तो हम ढूंढ रहे थे। न्यूमेरिकल तो हम ढूंढते हैं लाइट लेकर के, टॉर्च लेकर के ढूंढते हैं न्यूमेरिकल। ख नंबर, मेरे भाई डाटा को क्लियर करेंगे। आप लोग कोशिश करिएगा प्रश्न को लिखने का, नहीं तो सीधे सीधे डाटा लिखिएगा। क्लियर? कह रहा है एक मोटर बाइक के हैंडल पर, एक मोटर बाइक के हैंडल पर सपोज ये कोई मोटरसाइकिल है, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा हुआ है। मेरे भाई वाहन में ड्राइवर के सीट में, ड्राइवर के सीट के बगल में, हर एक वाहन में ड्राइवर के सीट के बगल में दर्पण लगा हुआ होता है। वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। क्लियर? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने जाते हैं हम लोग, दाढ़ी वगैरह बनवाने ना, तो वहां पर भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण होता है। क्लियर? एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। देखिए वक्रता त्रिज्या दे रखा है। वक्रता त्रिज्या को मेरे भाई आर से लिखते हैं, और उत्तल है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और कितना है? 2 मीटर। जिस स्टूडेंट को चिन्ह परिपाटी नहीं समझ में आ रही होगी, जहां से भी पढ़े हों या किसी कोचिंग से या कहीं क्लास किए हों, नहीं समझ में आई होगी, तो एक छोटा सा ट्रिक देखिए आप लोग। जो उत्तल दर्पण है ना, जो उत्तल दर्पण है ना, यू आता है। यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है। भी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी है। एफ क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। आई क्या है? तो आप लोग बताएंगे इमेज है, प्रतिबिंब है। ओ क्या है? तो आप लोग बताएंगे वस्तु है। और यम क्या है? तो आप लोग बताएंगे आवर्धन है। क्या है? आवर्धन है। क्लियर? यह क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु। आई क्या होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? इमेज, प्रतिबिंब।
मेरे भाई वस्तु को कहीं कहीं बिंब भी बोलता है, तो घबराइएगा मत, बिंब ही वस्तु है। ये क्या है? फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। ये क्या है? दर्पण से किससे? दर्पण से प्रतिबिंब तक दूरी है। ये क्या है? दर्पण से कहां तक? वस्तु तक, दर्पण से वस्तु तक दूरी है। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ माइनस यू होता है, माइनस में कौन होता है? सिर्फ यू होता है। बाकी जो भी आ जाता है बिना एग्जामिनर से पूछे, बिना किसी से पूछे, सब कुछ हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। सब कुछ हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। इसमें केस होता है, कह देता है आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। तो आवर्धन यदि आभासी है, आवर्धन यदि आभासी है तो साइन हम लोग पॉजिटिव का लेते हैं, और आवर्धन यदि वास्तविक है, कैसा है? वास्तविक है, तो साइन हम लोग कैसा लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। मेरे भाई उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ दर्पण से वस्तु तक की दूरी निगेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको दर्पण से बाएं तरफ रखा जाता है, और चिन्ह परिपाटी में बाएं तरफ की पूरी दूरी, जो आप लोग यह अक्ष वाई अक्ष पढ़ते हैं, बाएं तरफ की पूरी दूरी क्या होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? निगेटिव होती है। दाएं तरफ की पूरी दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ऊपर की पूरी दूरी पॉजिटिव होती है, और नीचे की पूरी दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। इसीलिए बाएं तरफ होने के कारण, वस्तु को दर्पण से बाएं तरफ रखने के कारण, इसका हम लोग अपरिमेय से साइन निगेटिव का प्रयोग करते हैं। बाकी सब कुछ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जो आती है बात आवर्धन की, आवर्धन मतलब होता है जूम करना, वस्तु को बड़ा करना। क्लियर? तो आभासी आवर्धन होगा तो पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे। दो गुना कहेगा, दो गुना आभासी है तो आभासी नाम सुनते ही हम लोग +2 लिख लेंगे, और दो गुना वास्तविक है तो वास्तविक नाम सुनते ही आवर्धन -2 रख लेंगे। 5 गुना कह देगा आभासी है तो +5, 5 गुना कह देगा वास्तविक है तो -5। तो उम्मीद करते हैं यह आवर्धन, यह आप लोग का जो भी चिन्ह परिपाटी समझ में आया होगा। हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि जो ही हमारा समक्ष जो भी प्रश्न है उसको लगा करके हम चले जाए ना मेरे भाई। हमारा मेन टारगेट यह है कि हम एक एक टॉपिक को घोल करके आप लोग माइंड में फिट करके जाएं। जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है मेरे भाई, इसमें आल चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे एफ हो, और देखिए मेरे भाई प्रतिबिंब, चाहे प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसकी लंबाई होती है, लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है। तो आई के बारे में बात कर लेंगे। ऑब्जेक्ट जो वस्तु होती है, वस्तु के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे? बात कर लेंगे। और जो यम है, यम का तो सेम केस है। यम का क्या है? यम का सेम केस रहेगा, यही केस दोनों रहेगा। और प्रतिबिंब वस्तु, यह क्या होगा? माइनस होगा। यह क्या होगा? माइनस होगा। यह भी क्या होगा? माइनस होगा। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए भी हमारा क्या होगा? प्लस होगा। वस्तु की लंबाई, लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बढ़ते हैं बाबू प्रश्न की ओर। कह रहा है एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। नो प्रॉब्लम। दर्पण का नाम दे रखा है, दर्पण का नाम दे रखा है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार उससे 4 मीटर की दूरी पर है। देखिए एक बाइक जा रहा है, उस जो आगे बाइक है उसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। इसके जस्ट पीछे कोई दूसरा बाइक है, और इस बाइक से, पहले बाइक से दूसरे बाइक के बीच की जो दूरी है मेरे भाई बता रहा है 4 मीटर है। तो यह क्या है? इस दर्पण से जो दूसरा बाइक है, जो दूसरा वस्तु है, उसकी दूरी है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग कैसे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। और बिना किसी से पूछे यू का मान हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे, और -4 मीटर। आगे कर रहा है तो उस समय पहले बाइक पर सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? भी के बारे में पूछ रहा है। जो पहला बाइक है ना, जो पीछे का बाइक है, पहले बाइक में उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा आप लोगों से पूछ रहा है। भी का डाटा फाइंड आउट करिए मेरे भाई। तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v और +1/u। सबसे दुख की बात यह है, हमें
तीन राशि u भी f में से कम दो राशि हमें मिलनी चाहिए, और देख रहे हैं हमें सिर्फ u का मान दिया हुआ है, v का मान पूछ रहा है। इन केन प्रकारे मेरे भाई हमें f का मान ज्ञात करना पड़ेगा। f का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो f का मान फिर कहाँ से हम लोग लाएंगे? तो हम तो पता है, हमें पता है इस बात को कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। जो दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे f का मान, तो r का मान कितना है मेरे भाई? 2 है, और डिवाइडेड बाय कितना? 2। इस प्रकार आ रहा है इसकी फोकस दूरी क्या मीटर? 1 मीटर। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। नाउ फ्रॉम फार्मूला ऑफ मिरर, दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। ओके मेरे भाई, यहाँ से हम लोग f का मान कितना है? तो आप लोग बता रहे होंगे f का मान कितना है? 1 है, और बराबर 1/v, v का मान तो फाइंड आउट करना है, और प्लस u का मान चिन्ह सहित रखते हैं। u का मान कितना है मेरे भाई? तो माइनस का 4 है। प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/1 रहेगा, प्लस माइनस 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 इधर आएगा तो हो जाएगा क्या चीज? प्लस 1 कितना? 4 मेरे भाई, और वही हो जाएगा 1/v। इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, इसको हम लोग सरल करेंगे, तो इसका 4 1 जा 4, तिरछे गुणा कर लेंगे, 4 1 4 और 1 1 जा 1 इज इक्वल टू कितना? 1/v। 4 1 5, 5/4 इज इक्वल टू 1 कितना? v। दोनों को पलट देते हैं, दोनों को v का मान ज्ञात करते हैं, तो v बराबर हो जाता है कितना मेरे भाई? 4 कितना? 5, और 4 में जब 5 भाग लगाएंगे तो 5/40। v इज इक्वल टू 0.8 मीटर, अर्थात 1 मीटर से कुछ कम ही दूरी पर 0.8 मीटर की दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगी। तो उम्मीद करते हैं यह जो न्यूमेरिकल आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। कुछ नहीं है मेरे भाई, एक बार रिकॉल करते हैं। उत्तल दर्पण में हर एक चीज, चाहे दुनिया का कुछ हुआ जाए, खाली u हर नेगेटिव होता है, बाकी सब के सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और उत्तल दर्पण में किसी के साथ हम लोग रहम नहीं करना है, सब कुछ क्या है? निगेटिव तो निगेटिव। क्लियर? अब प्रश्न में जिसका भी मान दिया रहेगा, हम लोगों को माइंड में इस बात को परमानेंटली फिक्स होना चाहिए कि क्या डाटा दे रखा है, उसके साथ हम लोग साइन का प्रयोग क्या करने वाले हैं। तो दे रखा था त्रिज्या और उत्तल दर्पण था, इसलिए प्लस का 2, और कोई भी हो वस्तु तक की दूरी को माइनस में लिखते हैं। भी ज्ञात करना था, दर्पण का सूत्र f विलोप्त था, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध से f का मान निकाले हैं, फार्मूला लगाए हैं, दर्पण का सूत्र लगाए हैं, और कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोग को सफलता मिली। v इज इक्वल टू कितना मेरे भाई? 0.8 मीटर। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आया होगा। तो फोटो खींचना है तो फोटो खींचिए, इसको इरेज करते हैं मेरे भाई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न इसका ग नंबर का प्रश्न क्या है? कह रहा है एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में प्रयुक्त कैसे किया जाता है? किरण आरेख खींचिए। एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कैसे व्यवहार करता है? किरण आरेख खींचिए। तो नॉलेज के लिए आप लोग को बताएं कि आवर्धक का मतलब होता है उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति व्यवहार करता है। सुनेंगे, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्यों? मेरे भाई, यदि हम लोग पढ़े होते हैं सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी से तो उसमें दिक्कत ना होती हम लोगों को, क्योंकि जो आवर्धक लेंस है, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो आवर्धक लेंस उत्तल लेंस ही होता है। इसने तो कहा उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति व्यवहार क्यों करता है। आवर्धक का मतलब होता है जूम करके दिखाना, और जब आप फोटो को जूम करते हैं तो प्रतिबिंब छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? प्रतिबिंब और क्या होता है? बड़ा हो जाता है। अर्थात उत्तल लेंस जो होती है वह प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाई देता है। इसी का किरण आरेख खींचना है। तो सुनेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग कल्पना करते हैं,
यहाँ पर हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारे समक्ष कोई उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस कैसे है, तो जो बच्चा पढ़ा होगा कि सर वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। इधर होता है प्रथम फोकस f1 2 f1, इधर होता है द्वितीय फोकस f2 और क्या होता है 2 f2। टारगेट हमारा मेरे भाई उत्तल लेंस का है, इसलिए हम जितना बात करना है उत्तल लेंस पर बात करेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु, इसका जो डायग्राम है समझने का कोशिश करिएगा। वस्तु ऑब्जेक्ट ओ डैश जिसको हम लोग बिंब कहते हैं, इसके प्रथम फोकस और प्रकाशिक जो केंद्र है ना, इसके बीच में रखी गई है। अब किरण आरेख जो हम लोग पढ़े थे, प्रतिबिंब बनने के जो नियम पढ़े थे हम लोग, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम पढ़कर आए थे। 3 नियम में से कितने नियम का पालन करते हैं मेरे भाई, कितने नियम का पालन करते हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कितने नियम का पालन करते हैं। 2 नियम का। पहला नियम ध्यान रहे, पहला नियम, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात आप लोग को पता होनी चाहिए द्वितीय फोकस से होकर जाती है। फर्स्ट नियम, इसमें किसी को दिक्कत। सेकंड नियम, यदि प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है। यह क्या है मेरे भाई, तो आप लोग क्या बता पाइएगा, यह तो है वस्तु। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, क्या अनंत पर बनेगा, अनंत पर ना बनेगा मेरे भाई, क्योंकि इससे पहले का जो केस था ना वह थी अनंत पर। तो इन किरणों को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ा दें, इजाजत हो तो बढ़ा दें, जबरदस्ती करने जा रहे हैं मेरे भाई। ओके, बोल रहे सब बढ़ा दीजिए। ओके, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां पर भी ये आपस में क्या करते हैं, जहां पर भी ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए देखा जाए, यहीं पर एक किरणें आपस में क्या किए हैं, प्रतिच्छेद किए हैं, और यही जो है वस्तु का, यही जो है ऑब्जेक्ट का क्या है, इमेज है, जिसका नाम आई और क्या है आई। अब आते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। मेरे प्यारे भाई, रचना तो आप लोग को खुद लिखना है, हम हैं इस रचना को पोस्टमार्टम करने के लिए। चित्र में उत्तल लेंस दर्शाया गया है जिसका प्रकाशिक केंद्र सी, प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा, वह बिंदु जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को, जिस बिंदु से बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं मेरे भाई। क्यों नहीं आप लोग समझते हैं, यह क्या है, प्रकाशिक केंद्र है डियर। इसके मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक वस्तु का नाम मेरे भाई ओ डैश रखी गई है। वस्तु के शीर्ष ओ डैश से प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के कैसे चलती है, समांतर चलती है, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। पुनः शीर्ष ओ डैश से प्रकाश की एक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र जाती है, जो बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ए कहां पर काटते हैं, आई डैश पर काटते हैं। ई है जो आई डैश है ना, वस्तु ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। तो यह क्या है, प्रतिबिंब है मेरे भाई, और ये क्या है, वस्तु है। जरा देखिएगा, प्रतिबिंब छोटा है कि वस्तु छोटा है। आवर्धन का मतलब होता है जूम आउट करना, बड़ा करना। क्या उत्तल लेंस छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, एकदम दिखा दिया, पक्का दिखा दिया, क्योंकि वस्तु है इतना सा,
क्यों भाई, प्रतिबिंब है इतना सा। इसीलिए इसी क्वालिटी के कारण जो उत्तल लेंस होता है ना, उसको कौन सा लेंस कहा जाता है, आवर्धक लेंस कहा जाता है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट करिएगा कि सर फला टॉपिक पर दिक्कत हो गया, फिर एक बार देख ले क्या दिक्कत है, हम लोग सीखने आए हैं। क्लियर, समय रहते हम लोग सीख ले तो काफी है। ठीक है, अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे। चित्र में कौन सा लेंस दर्शाया गया है, आप लोग बोलते रहिएगा, उत्तल लेंस, जिसका प्रकाशीय केंद्र सी, प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2 है। इसके मुख्य अक्ष पर F1 और C के बीच में एक वस्तु O डैश रखी गई है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ऐसे आप लोग लिखना भी है। वस्तु के शीर्ष O डैश से प्रकाश किरण कहाँ चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। पुनः वस्तु के शीर्ष O डैश से प्रकाश किरण कैसे होकर जाती है, प्रकाशीय केंद्र से, जो बिना विद्युत हुए सीधे निकल जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर आपस में आई आई डैश पर काटता है। यही आई आई डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है। जो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वस्तु क्या है, बहुत बड़ा है, सीधा है, आभासी है। क्यों आभासी है भाई, आभासी लाइन काटा है ना, देखिए आभासी लाइन काटा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। यदि वास्तव में काटता ना तो प्रतिबिंब कैसा बनता, वास्तविक बनता। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखकर बोलिए कैसा है, आभासी है, गुड, वस्तु से बड़ा है, नो प्रॉब्लम। उल्टा है कि सीधा है जी, उल्टा है कि सीधा है, मुख्य अक्ष के ऊपर कटा है तो क्या है, सीधा है, मुख्य अक्ष के नीचे कटा है तो क्या है मेरे भाई, उल्टा है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोग को भली बात समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप लोग अपना मोरल ड्यूटी समझ करके वीडियो को लाइक करिएगा और अपने कम से कम 2 या 4 मित्रों के पास शेयर करिएगा, जिससे हमें एक एनर्जी मिले, ताकि हम आप लोग को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया सवाल को कैचअप करके पकड़ लाएं और आप लोग के सामने परोसें। क्लियर, बात करते हैं आगे इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है मेरे भाई, सुनेंगे। अगला प्रश्न हमारा है इलेक्ट्रिक करंट से, विद्युत धारा से। प्रश्न कह रहा है, वीडियो यदि ज्यादा लंबा हो रहा हो तो आप लोग पार्टीशन में करके मेरे भाई पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यदि लगाना रहे अपने मन से तो ये आम बात है, लेकिन हमें समझाते हुए चलना है तो टाइम लगेगा। क्लियर, और आप लोग को पता है सफलता समय मांगता है, कोई बलिदान नहीं मांगता है। सफलता क्या मांगता है, समय मांगता है। कह रहा है 3 प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता 3 रेजिस्टेंस है, वही बताएंगे रेजिस्टेंस क्या है। फिलहाल आप लोग अभी इसको ऑब्जर्व करिए। प्रतिरोध R1 जो है इसका मान दे रखा है 2, जो ईयरफोन जैसा दिख रहा है इसको ओम बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। दूसरा का रेजिस्टेंस जो दे रखा है 3 ओम का है, और तीसरा जो रेजिस्टेंस दे रखा है यह है 6 ओम का। प्रश्न कह रहा है इनको किस क्रम में जोड़ा जाए। अभी देखिए मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जब क्लियर किए थे ना तो इसी में बताए थे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, किसका फार्मूला क्या होता है, वही किया गया वहां का मेहनत यहाँ पर रंग लाएगा। और कह रहा है इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि पहला आंसर कितना है, 4 ओम हो। क्लियर, आंसर दे रखा है, हमें जोड़ना है कि इतना लाना है पहला, और सेकंड आप लोग को लाना है सेकंड आंसर, इनको किस क्रम में जोड़ा जाए इन तीनों को कि 1 ओम आए, इसका क्या चीज आंसर आए। मेरे भाई क्या किया जाए जरा बताइएगा। प्रश्न चकमा देने वाला है, हम लोग चकमा नहीं खाने वाले हैं, हम लोग प्यार से सीखेंगे। पहली बात क्या कर सकते हैं, तो एक सिंपल हिंट बताएं मेरे भाई, ज्यादा हाथ पैर चलाने से बढ़िया ना एक बार देख लेते हैं हम लोग फार्मूला को। जो मेरे भाई श्रेणी क्रम होता है ना, जो सीरीज होती है ना, श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या चीज R3 प्लस ऐसे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कहाँ तक जितना भी रहेगा सबको जोड़ लेंगे सीधे सीधे, वह श्रेणी क्रम का हो जाएगा। समांतर क्रम में क्या होता है, रजिस्टेंसों को व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1 पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस का उल्टा कर देते हैं, और प्लस में तीसरा रेजिस्टेंस का उल्टा कर देते हैं, और ऐसे करके रहता है, जितना भी रहता है सभी रेजिस्टेंसों को उल्टा करके जोड़ते हैं मेरे भाई।
फिर से श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को, सभी रेजिस्टेंसों को, आर फॉर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, सभी रेजिस्टेंसों को क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे जो का तो जोड़ लेते हैं, वह श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम में सभी रेजिस्टेंसों को उल्टा करके जोड़ रहे होते हैं, व्युत्क्रम करके जोड़ रहे होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि जो प्रश्न दे रखता है उससे ज्यादा आंसर लाना होता है तो सीरीज क्रम अर्थात श्रेणी क्रम का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, 2 का 3 और 6, 3 2 5 और 6 11, क्या कहीं 11 आंसर लाना है? नहीं। तो हमें सब कुछ करना है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन इन तीनों को ज्यों का त्यों श्रेणी क्रम में नहीं जोड़कर जाना है। क्यों? क्योंकि सीरीज क्रम में हम लोग जोड़ते हैं ना, श्रेणी क्रम में ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर? और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घट कर आता है। तो कहीं ना कहीं इनके परिणामी से, इनके टोटल योग से ये भी रिजल्ट कम है, ये भी रिजल्ट कम है। तो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ध्यान रहे, इसको दूसरे को और तीसरे को समांतर में जोड़िए, ताकि इसके और इसके प्रभाव से कम आए, मीन्स इससे कम आए। जब इससे कम आएगा तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस क्रम में जोड़ना उचित रहेगा, श्रेणी के समांतर। फिलहाल में R2 को और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़िए। सरल करें R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़िए मेरे भाई, R बराबर 1 बाई कौन कौन है, R2 है, प्लस 1 बाई क्या है, R3 है। आगे जाकर के क्या होने वाला है, 1 बाई R इज इक्वल टू क्या है, R2 का वैल्यू 3 और प्लस R3 का वैल्यू कितना है, 6। इसको सरल करिए, इसको सरल करेंगे तो 1 बाई R इज इक्वल टू, देखेंगे मेरे भाई, इसका एलसीएम कितना होगा, 6। 6 में 6 से भाग लगाएंगे तो 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना से, आप लोग क्या बताइएगा, 2 बार में, और प्लस 6 में 6 से भाग लगाएंगे कितना बार में, 1 बार में। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़िए मेरे भाई, ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है। 6 का 3 में 18, कैंची गुणा कर लीजिए 6 और 3 करने 3, कितना तो आप लोग को आएगा, हर का गुणा हर में और कैंची गुणा कर लेते हैं, कैंची मतलब तिरछे गुणा कर लेते हैं। तो एक कितना हो जाएगा 9, एक कितना हो जाएगा 18, 9 करने 9 9 दूना 18, दोनों को पलट देंगे तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। अब जो ये दोनों है, अब जो इन दोनों का रिजल्ट है ना, 2 आ गया, और है जो बचा हुआ है R और R1, इनको आप लोग तनी इस क्रम में जोड़कर देख लीजिएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। तो यही अब आगे देखिए यहाँ से, अब क्या करना है, R1 तथा R को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R1, R डैश इज इक्वल टू 2 और प्लस 2, R डैश का मान कितना आएगा, 4 ओम, और यही पहला का क्या है, आंसर है। क्लियर? सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं, ऐसा क्या कर दें हम लोग कि क्या मिल जाए, सेकेंड मिल जाए। तो सेकेंड को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। इसमें क्या किया जा सकता है कि रिजल्ट एकदम मिनिमम देख सकते हैं, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग माथापच्ची नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट हमें मेरे भाई क्या करना है, कम करना है। और जब रिजल्ट कम करना है तो पहली हमारी मन में यही होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ें, मीन्स समांतर क्रम में जोड़ें। इस बार मेरे भाई तीनों को उठा करके पैरेलल में जोड़ दीजिए और आंसर पाइए। तो इस केस में 1 बाई R फार्मूला, इस बार तीनों प्रतिरोधों को किसको R1 कामा R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 बाई R इज इक्वल टू, तीनों को उल्टा करके जोड़ेंगे, उल्टा मतलब व्युत्क्रम, 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो आगे जाकर के 1 बाई R का जब मान निकालेंगे तो सबका मान रखिए,
R1 का मान मेरे भाई 2, R2 का मान 3, R3 का मान 6। सरल करिए, 1/r इज इक्वल टू, सबका एलसीएम होगा 6, 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3 बार, 6 में 3 से भाग लगाएंगे कई बार में, 2 बार में, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 1 करने 2, 6 में 6 से भाग लगाएंगे कई बार में, 1 बार में, 1 का गुणा ऊपर कर लेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 3 2 5 और 1 6, यह आगे मजा करके 1/r जो है 6/6 बराबर 1/r का जो वैल्यू है मेरे भाई 1/1 और पलट देंगे दोनों को, तिरछी गुणा कर देंगे, r बन जा वो r और 1 बन जा 1 मेरे भाई, r का जो वैल्यू आ रहा है, r का जो वैल्यू आ रहा है 1 ओम। क्या आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। मेरे भाई यदि समझ में आ रहा हो तो मेहनत जितना हम करते हैं आप लोग के लिए, उतना ही आप लोग को भी मेहनत बनता है मेरे भाई। क्लियर? बढ़े अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ओके, बढ़ते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, एक विद्युत अथवा वाला प्रश्न है, इसका ऑब्जेक्टिव ऑप्शनली प्रश्न है, यह प्रश्न जो है ऑप्शनली प्रश्न है। एक बार देख लें, वीडियो रुका तो नहीं है, क्योंकि मेरे भाई कल धोखा हो गया, हम बनाते जा रहे हैं वीडियो, बनाते जा रहे हैं, देख रहे हैं तो 7 मिनट का बना है, दिल पे कैसा गुजरा नहीं बयां कर सकते हैं, तो एक बार देख लें। नो प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा काम कर रहा है इसीलिए हम भी काम कर रहे हैं। कैमरा बंद हो गया होता हम भी बंद हो गए होते। मेरे भाई इसको आप लोग फोटो खींचना तो फोटो खींचिए, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, यह प्रश्न अंतिम प्रश्न रहेगा। अंतिम प्रश्न नहीं मेरे भाई, अभी तो जिसका 7 नंबर का कई प्रश्न छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग, देख रहे हैं जितना खींचना है खींच रहे हैं। कह रहा है एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, समझाइए। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। एक विद्युत चालक मीन्स हम सपोज करें हमारे पास कोई चालक तार है, इसका सिरा ए है, यह सिरा क्या है, बी है। मेरे भाई ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मानते हैं, माना तार की लंबाई कितना है, यह है। तो प्रश्न कह रहा है आप लोगों से, एक विद्युत चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जरा समझा कर जाइए। थोड़े बिना समझे हुए जाना भी नहीं है, सुनिए आप लोग ध्यान से। एक सिंपल बात, इसको कैसे लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है, पहली बात, जब बात है तो बात ही करेंगे। पहली बात क्या है, तार की लंबाई जितना अधिक होगी उसकी प्रतिरोधकता भी उतना ही अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बैटरी लीजिए और छोटा सा तार लीजिए, छोटा सा बल्ब लगाइए, जलेगा कि नहीं जलेगा, वाह जला दिए आप लोग, पक्का जलेगा। और उसी छोटी सी बैटरी में तार ले लीजिए कम से कम 100 मीटर का, छोटा सा बल्ब लगाइए, छोटी सी बैटरी, तार 100 मीटर का, छोटा सा बल्ब, जलेगा? कतई नहीं जलेगा। क्यों?
क्योंकि तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ी उसकी प्रतिरोधकता वैसे वैसे बढ़ गई। इसी बात को तो समझा रहे हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती होता है। इस समानुपाती क्या है, समानुपाती, जो समान अनुपात में है। यदि लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध भी मेरे भाई घटेगा। लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध भी घटेगा। हाँ, तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रेट है किसके, एल के। ये समानुपाती का सिंबल है। किसका सिंबल है, समानुपाती का सिंबल है। बात दूसरा कर ले, सेकंड बात, जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध तार के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग ए से लिखते हैं, कैपिटल ए। क्लियर, ए फॉर एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, यदि इसकी चौड़ाई जितना ही अधिक रहेगी उसकी प्रतिरोधकता उतना ही कम लगेगी, और चौड़ाई जितना कम रहेगी उसकी प्रतिरोधकता उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। मीन्स चौड़ाई अधिक तो प्रतिरोध कम, चौड़ाई कम तो प्रतिरोध अधिक। यहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं आर जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/a, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को लेकर के कंपेयर करते हैं तो हो जाता है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आर समानुपाती एल गुणा कर देते हैं और गुणे 1/a। यही आगे बढ़ करके क्या हो जाता है, आर समानुपाती L/a, और इसे हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं L/a और इसके बदले में रो लगाते हैं। मेरे भाई जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना, इधर देखिए इस कॉर्नर में, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं। तो R बराबर रो और L/a, जहां रो क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। आर क्या है, प्रतिरोध है। रो क्या है, इसको रो बोलते हैं मेरे भाई, पी नहीं है, रो है। रो क्या है, समानुपाती नियतांक है। एल क्या है, तार की लंबाई है। ए क्या है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। यदि वो नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे आप लोग लिखिएगा यहाँ पर आर बराबर रो L/a। रो है, क्या है, रो। इसे क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति न्यूमेरिकल है, और जो भी प्रश्न है हमें बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द।